नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है ये समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तीन बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान अपने चरम पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अप्रैल को विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट जिहाद पार्ट 2 के आरोपों ने नई बहस छेड़ दी है। नासिक के बाद नागपुर से कॉर्पोरेट जिहाद 2 की खबर सामने आ रही है और वहीं 2 अलग अलग हादसों ने दिल दहला दिया। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर रूह कांप उठे। आज के इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे हर खबर विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला आरक्षण पर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। यूपी विशेष सत्र में योगी सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत अब और तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। विधानसभा के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन प्रस्ताव पारित करना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। 30 अप्रैल को योगी सरकार विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करेगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी। इस सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करने की भी चर्चा की जा रही है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र है। योगी सरकार ने इसको लेकर विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र में बीजेपी निंदा प्रस्ताव लाएगी। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर आरोप भी लगाए हैं। महिला सशक्तिकरण पर राजनीति का आरोप भी लगाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इस विशेष सत्र में रहने वाला है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो बिल है इसका गिर जाना कहीं ना कहीं अब मैसेज देने की कोशिश है कि विपक्ष जो है वो इस बिल के समर्थन में नहीं था और विपक्ष की भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में, यानी एक चुनाव के मद्देनजर खासकर ये मैसेज बहुत दूरगामी भेजने की तैयारी है। बिल्कुल कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कल बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ तक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी उसमें आई थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्ष ने बिल गिराया है उससे साफ है कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ में ये काफ़ी मतलब नुकसान हुआ है महिलाओं को इससे, और महिलाएं जिस तरह 33% आरक्षण पा जाती चाहे संसद में चाहे विधानसभाओं में, उससे उनका लाभ होता। तमाम जो देश में जो कार्य करती महिलाएं उससे बढ़ चढ़ के और भी ज़्यादा काम करती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको रोका गया है। ये विश्वासघात है उनके साथ में। तो जो बाई सर्कुलेशन के जरिए कल रात को एक विशेष सत्र बुलाने के लिए 30 अप्रैल को बाकायदे राज्यपाल के स्वीकृति के लिए भेजा गया है। तो स्वीकृति के बाद वो 1 हफ्ते के अंदर पहले बताना पड़ता है। तमाम जो विधायक आते हैं सबको 1 हफ्ते पहले ये सब जानकारी दी जाती है। तो 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुला रहे हैं जिसमें सीएम योगी निंदा प्रस्ताव
जारी करेंगे, क्योंकि निंदा प्रस्ताव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीएम योगी इसको पूरा एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह महिलाएं काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के साथ खड़े हैं। उनका कहना है महिलाओं का हक नहीं मिल रहा है और ये हक मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसको रोका है, टीएमसी ने रोका है और कांग्रेस ने रोका है, तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्होंने रोका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये जिस तरह महिलाओं को रोका जा रहा है वो रुकने वाला नहीं है और इसके लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत रहेगी और 33% आरक्षण दिला के रहेगी महिलाओं को। लेकिन विपक्ष का ये जो जिस तरह हरकत की है उसने, ये देश विरोधी हरकत है, ऐसे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। और इसके अलावा कल बाकायदे सीएम योगी और तमाम उनके मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एक सीएम योगी के आवास से पैदल यात्रा भी निकालेंगे और आरक्षण, जो महिलाओं के आरक्षण को जिस तरह गिराया उसके खिलाफ पूरा एक पद यात्रा चलेगी और लोगों को जागरूक करेगी, महिलाओं को बताएगी कि किस तरह बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है और बीजेपी लगातार चाहती है महिलाओं का हित हो और महिलाओं को उनका हक मिले। कोई ये उनको जो हक दिया जा रहा है, कोई उन पर एहसान नहीं किया जा रहा है, ये उनका अधिकार है, इस अधिकार को उनको देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और देश के हर विकास के पायदान पे, वो विकास में हर पायदान पे अपनी मजबूती के साथ कार्यरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार इसमें मुहिम छेड़ दी है उसने और तमाम जो महिला संगठन है और तमाम जो बीजेपी के और तमाम जो उनके साथ सहयोगी दलों के संगठन हैं वो भी खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में महिलाओं का आक्रोश काफी ज्यादा है। बिल्कुल सुशील, आपने एक शब्द प्रयोग किया, महिलाओं के साथ गलत हुआ या महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, और इसी तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था जब देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का जो हक है वो छीनने का काम विपक्ष ने किया है, जिसका जवाब उन्हें मिलेगा। इस पूरे बयान को कैसे देखें जो उन्होंने पहले दिया था? अब अगर सरकार की बात की जाए, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, रणनीति क्या रहने वाली है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह घेरने काम किया है, महिलाओं के साथ खड़े हो गए हैं वो। जिस तरह कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चली है, उसमें उन्होंने हर बिंदु बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किस तरह महिलाओं के साथ खड़ी थी, किस तरह लगातार उनके लिए प्रयासरत है और 2029 में उनको न्याय दिलाना चाहती थी और उनका अधिकार दिलाना चाहती थी, क्योंकि जब महिला आगे होंगी राष्ट्र का सम्मान होगा इससे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान कहीं ना कहीं राष्ट्र का सम्मान है। जब महिला शक्ति एकजुट हो जाती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, अब देखिए कल पैदल यात्रा भी करेंगे, सीएम योगी कल पैदल यात्रा करेंगे, उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे और तमाम आम महिलाएं होंगी। तमाम इस तरह का पूरा जो माहौल दिखने वाला है राजधानी लखनऊ में, वो अपने आप में अलग होगा। और इसके बाद 30 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें योगी जी अपनी बात रखेंगे, विपक्ष की बात भी सुनेंगे। लेकिन इतना जरूर है, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के साथ वाकई में जिस तरह इन लोगों ने किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये महिला विरोधी ताकतें हैं, ऐसी महिला विरोधी ताकतों को कम से कम 2029 में इनको जवाब मिलना चाहिए। महिलाएं जरूर जवाब देंगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो लगातार चाहे किसी भी मामले में हो, पीछे नहीं है पुरुष से आज की डेट में। तो ऐसे में इन महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं तो ये इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको हम इनका हक दे रहे हैं। तो योगी जी ने साफ कह दिया है कि महिलाओं को हक दिलाने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है, खड़ी है और ये प्रयास चलते रहेंगे। और महिलाओं के बीच में इन जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको बेनकाब करेंगे और इनके चेहरे जनता के बीच में लाएंगे। कैसे कैसे महिलाओं के साथ में ये जो बातें करते हैं महिलाओं के पक्ष में, लेकिन महिलाओं के साथ नहीं, ये महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और ये देश में जो महिला आज की डेट में हर स्तर पर लड़ रही है, चाहे युद्ध का मैदान हो वहां खड़ी हुई है, चाहे देश के विकास में, तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम हर सेवा में महिला खड़ी हुई है। तो ऐसे में क्यों ना विधानसभा और लोकसभा में वो 30-33% की संख्या में मजबूती से खड़ी हो और संविधान में अपनी सहभागिता को दर्ज करे। तो ये सब पूरा माहौल है, इसको देखते हुए लगता है कि अब सीएम योगी मैदान में हैं और बिल्कुल महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी बात कह रहे हैं और उनकी बात रख रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन समस्या विपक्ष के लिए भी है। विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली? विपक्ष इस तरह से इन आरोपों का, इन सवालों का जवाब देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्रदर्शन की अगर बात की जाए, सुशील, जब हम इससे पहले भी आप हमारे साथ जब जुड़े थे तो हमने अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई थी, वो नाराजगी देखने को मिल रही है और इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव पर भी पड़ता है।
तो इस पर कैसे वो अपना काम करते हुए नजर आएंगे? ऐसा है, विपक्ष अपना दलील दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि परसीमन नहीं होता तो हम तो महिला बिल पास करने के लिए तैयार थे। 2023 का जो बिल है वैसे पास कर लिया जाए, परसीमन वाला न शामिल किया जाए। तो विपक्ष अपनी एक अलग वो रास्ता चुन के अलग बात कह रहा है और महिलाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि 2029 में इसका बहुत घाटा होने वाला है, इसीलिए वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इस वक्त राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बाकायदे महिलाओं को समझाने में लगी हैं। उन्होंने कहा हमने एक सफलता हासिल की है, क्योंकि जिस तरह संविधान से खिलवाड़ हो रहा था और परसीमन का जिस तरह उन्होंने बात रखी, परसीमन में ये लोग सीट बढ़ाकर कहीं ना कहीं एक क्षति पहुंचाना चाह रहे थे। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर बीजेपी काफी मजबूत है और जबकि दक्षिण भारत में थोड़ा कमजोर है, तो इसका फायदा बीजेपी ले लेती, हमारा फायदा नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं ये नफे और फायदे का जो एक पूरा गणित है, वो गणित कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कोई भी दक्षिण भारत के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यहां तक कि अमित शाह ने कहा कि जो वहां पर परसेंटेज है उसी हिसाब से वहां भी सीटें बढ़ रही हैं और उत्तर भारत में बढ़ रही हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब पूरा मैं इसको परसीमन में अगर मुझे टाइम दें तो बाकायदे इसकी फोटोकॉपी जारी कर सकता हूं और इसमें बाकायदे में लिख कर दे सकता हूं कि उसी अनुपात में 50% के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई भी दक्षिण भारतीयों को नुकसान नहीं है। तो ये सब जो बातें उठी थी, इसको लेके कांग्रेस अपनी कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग सही थे और कहीं ना कहीं परसीमन आड़े आ गया। तो ये कांग्रेस का अपना एक अलग जो स्टैंड है। और लेकिन बीजेपी कहना है कि महिलाओं के साथ जिस तरह अन्याय हुआ है, कांग्रेस ने जिस तरह विरोध किया है, वो महिलाएं माफ नहीं करेंगी। 2029 में इसका बाकायदे इनको सबक मिलेगा इस चीज का और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महिलाएं भी सड़कों पर हैं आजकल। अगर देखा जाए पार्टी की महिलाएं तो छोड़ दीजिए, जो आम महिलाएं वो सड़क पर हैं, क्योंकि घर के अंदर वही काम करती हैं, घर के बाहर भी वही काम करती हैं। जो काम करने वाली महिलाएं घर के अंदर सुबह नाश्ता बना के, खाना बना के फिर फील्ड में जाती है, उसके बाद भी उसका प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर ही रहता है। तो ऐसे महिलाओं को अगर आगे बढ़ाते तो देश आगे बढ़ता। ये सोच है बीजेपी की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम योगी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में जो मोर्चा खोला उसका फल जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट जिहाद पार्ट 2 देखने को मिला है। नासिक के बाद नागपुर में कॉर्पोरेट जिहाद जबरन धर्मांतरण का पर्दाफाश किया गया है। एनजीओ संचालक पर धर्मांतरण कराने का बड़ा आरोप लगा। कहा जा रहा है कि महिलाओं पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। एनजीओ की महिला कर्मचारियों ने इसको लेकर पूरा राज खोल दिया है। एनजीओ संचालक का नाम फाजिल काजी बताया जा रहा है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिक की टीसीएस में धर्मांतरण का मामला किसी से छिपा नहीं। वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि नागपुर की बारी आ गई। नागपुर से ही एक और धर्मांतरण का यह मामला सामने आया, जहां एक एनजीओ की आड़ में महिलाओं का जबरन धर्मांतरण खुलासे ने इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा खेल यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम पर चल रहा था। आरोप है कि सामाजिक गतिविधियों की आड़ में एनजीओ संचालक, जिसका नाम फाजिल काजी बताया जा रहा है, महिलाओं का धर्मांतरण करा रहा था। उसके निशाने पर वो महिलाएं थीं जो आरोपी के एनजीओ में काम करती थी। दरअसल आरोपी फाजिल काजी एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं पर इस्लामी पहनावे और मुस्लिम प्रथाओं को अपनाने का दबाव बना रहा था। लेकिन पीड़ितों ने आरोपी की पोल खोल दी। पुलिस के सामने काला चिट्ठा जो है खोलकर रख दिया। एनजीओ में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने पुलिस को बताया कि आरोपी फाजिल काजी एनजीओ की आड़ लेकर महिला कर्मियों का धर्मांतरण करा रहा है। और इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस एक्टिव मोड में आती है। एटीएस अभी एनजीओ की फंडिंग और बाहरी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। एक आरोपी है मोहम्मद रियाज मोहम्मद फाजिल काजी, जो यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एक एनजीओ चलाता है। उसका फाउंडर मेंबर है। और लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है, उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने
उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से, तो उसका मोबाइल हमने पोजीशन में ले लिया है। तो मोबाइल का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके उसी हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसलिए तो इसमें आईटी एक्ट भी हमारे एफआईआर में इंक्लूड किया। तो पीड़ितों ने एक एक करके राज खोला है और कहा कि ये जो फाजिल है इसके इरादे नेक नहीं थे, नापाक इरादे थे, जबरन धर्मांतरण कराता था। और इस पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, अभी नासिक वाला मामला शांत नहीं हुआ, ठंडा नहीं पड़ा कि अब ये नागपुर का मामला आया, और इसमें भी कहानी देखिए, वहां तो एचआर का पूरा रोल था, यहां एनजीओ की आड़ में ये फाजिल नाम का जो शख्स है ये जबरन धर्मांतरण कराता था। और कैसे इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जरा तफसील से बताइएगा। देखिए, टीसीएस का मामला अभी शांत पे नहीं हुआ था। टीसीएस की निदा खान की जो है वो तलाश अभी एटीएस लगातार कर रही थी। ऐसे में नागपुर से एनजीओ संचालक मोहम्मद रियाज फाजिल काजी का इस तरीके से गिरफ्तार होना कि वो भी अपने एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का जो है वो काला कारोबार चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से 23 अप्रैल तक उसे पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने जो एनजीओ है उसमें काम करने वाली जो महिलाएं थी उनका जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश ये कर रहा था। इसके साथ साथ जो महिलाएं धर्मांतरण करने को तैयार नहीं हुई थी उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि मुस्लिम जो प्रथाएं हैं, मुस्लिम प्रथाओं के चलते जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़े, ऐसा दबाव भी वो बना रहा था। अब ऐसे में अगर मोहम्मद रियाज काजी को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अब उससे लगातार ये पूछने की कोशिश करेगी कि क्या कहीं इसके संबंध निदा खान से तो नहीं है, जो टीसीएस के मामले में जो फरार इस समय मुख्य आरोपी के रूप में जिसे देखा जा रहा है, जो एक बड़ी साजिशकर्ता के रूप में उसे देखा जा रहा है। क्या ये निदा खान उसके संपर्क में नहीं थी, या फिर निदा खान जिन जो सरहद पार जिन ताकतों के साथ मिलकर ये धर्मांतरण का काला कारोबार चला रही थी, क्या ये काजिल फाजी भी उसी कारोबार का हिस्सा तो नहीं, उसी लोगों के साथ मिलकर ये काम तो नहीं कर रहा? क्योंकि निदा खान के संबंध सीधा सीधा शाहिद साइन के साथ बताया जा रहा है कि वो रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, राजस्थान से सामने आ रही, जहां पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। अब बताया जा रहा है कि कल ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही आग लग गई और मौके पर करीब दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। यह हादसा राजस्थान बालोतरा की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। यह धुआं आपको नजर आ रहा होगा, बहुत दूर से यह तस्वीर जो है ली गई है, और ये धुआं अपने आप में बता रहा है कि अभी जो आग है वो कितनी भयावह होगी। फिलहाल मौके पर 20 गाड़ियां जो है दमकल की वो मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उद्घाटन से पहले आग कैसे लग गई, ये बड़ा सवाल है। कल उद्घाटन होना था लेकिन आज आग लग गई है। ये आग लगी कैसे? क्या कोई बड़ी साजिश है, या कोई ऐसा है जो इसके पीछे साजिश रच चुका है और उसके कहने पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है? तमाम बिंदु हैं जिस पर आगे शायद जांच की जाए, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये है कि उद्घाटन से पहले राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर फिलहाल 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें देखिए और इस हादसे को समझने की कोशिश करिए। एक तस्वीर जो है वो सड़क के सामने से ली गई है, दूसरी तस्वीर वो बैक साइड से है। और पहली तस्वीर आपने देखा जो शुरू वाला शॉट था, उसमें आग कितनी विकराल रूप में नजर आ रही थी और धुएं का गुबार जो है नजर आ रहा है। साथ ही साथ आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दमकल विभाग मौके पर मौजूद है और इस पर
आग पर काबू जो है वो पाने की कोशिश लगातार दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। 20 गाड़ियां मौजूद हैं। ये पानी जो आपको नजर आ रहा होगा, पानी से इस पर आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन समझने की जरूरत यहां पर यह है कि कल जब उद्घाटन होना था तो आज आग लगी कैसे? क्या ज्यादा गर्मी होने की वजह से यह आग लगी या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ आसपास, या किसी से कोई भूल हुई जिसमें ये तस्वीर देखने को मिली? ये दो तस्वीरें हैं बालोतरा राजस्थान के बचपदरा रिफाइनरी की, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। बेहद विकराल रूप आग का और उस पर फिलहाल काबू पाने की कोशिश जो है दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। ये देखिए वो तस्वीर, ये धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा और इस पर फिलहाल काबू पाने की कोशिश जो है दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। अब आप समझिए कि सोमवार का दिन किस तरह से काल बनकर आया है। एक तरफ जहां जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के पास कट्टानारापट्टी स्थित वनजा पटाखा फैक्ट्री में धमाके से भीषण हादसा हो गया। उधमपुर हादसे में रामनगर से आ रही बस जालों के पास सड़क से 100 फीट नीचे जो है वो गिरकर पलट जाती है और इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हैं। अधिकारियों की माने तो मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर लाया गया है। हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के पास कट्टानारापट्टी स्थित वनजा पटाखा फैक्ट्री में धमाके से भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख भी जताया है। ये दो तस्वीरें उधमपुर में बस हादसा हुआ है। ये उधमपुर की तस्वीर है जहां पर ये हादसा देखने को मिला और उसके बाद से लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर जुट गई। कोशिश ये थी कि जो लोग घायल हुए उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके, उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता और फिर फौरन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि ना हो। उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है। क्या कर रहे हो यार? उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहां पे लापरवाही हुई है और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास अबरोल हमारे साथ जुड़े। विकास का रुख करते हैं। विकास, बेहद दुखद घटना है। 100 फीट नीचे ये बस गिर जाती है और जिसमें 22 लोगों की मौत की खबर है। घायलों को लेकर क्या जानकारी, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो खबर भी सामने आ रही है उसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और 50 के आसपास लगभग लोग जो है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं ये जो गाड़ी थी ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, एक बस थी जो रामनगर से उधमपुर की तरफ से आई थी। कगोट एक इलाका पड़ता, उसके पास ही एक तीखा मोड़ था जिस पे बस अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे गहरी खाई पे गिर गई और नीचे ही सड़क थी। वहां पर एक ऑटो जो वो जा रहा था, उसके साथ इसकी टक्कर हुई, उसके ऊपर ही गिरी और बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल वहां पर मौके पर एक आर्मी का ट्रक जा रहा था, आर्मी का यूनिट जा रहा था, उसने मौके पे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। वहां उसी वक्त एसडीआरएफ पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, उसके साथ साथ लोकल लोगों और प्रशासन ने बहुत मदद की जिससे घायलों को जल्दी से जल्दी जो है रामनगर अस्पताल और उधमपुर के जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहां पहुंचाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन जैसी खबरें आ रही है उसके मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल अभी बढ़ भी सकता है। विकास, अगर इस हादसे को समझना चाहें तो ये हादसा हुआ कैसे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई कहाँ? क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी या वो कोई वैसा मोड़ था जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई? साथ ही साथ मरने वालों में क्या बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष हैं?
उसको लेकर कोई जानकारी कि घायल कौन हुए हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह की मदद, राहत? जी बिल्कुल, ये जो रास्ता है ये पहाड़ी रास्ता है और आप जानते हैं पहाड़ी रास्तों पे अक्सर तीखे मोड़ होते हैं। तो ऐसे में अभी तक यही एक कयास लगाया जा रहा है कि तीखे मोड़ पे गाड़ी संभाली नहीं गई। फिलहाल अभी शुरुआती जांच है, जांच के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अभी जो फिलहाल शुरुआती जांच में पता चल रहा है वो तीखे मोड़ पे गाड़ी उससे संभली नहीं और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। हालांकि घायलों और मरने वालों की सूची अभी नहीं आई है, लेकिन उसको लेकर लगातार बात जारी है और अभी बताया जा रहा है कि इस पे कोई सूचना जो है वो विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपया और उसके अलावा जो मामूली घायल उनको 25,000 रुपये की राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल ये भी बात की है कि इसके बारे में जांच की जाएगी कि हादसा कैसे हुआ है। लगातार जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर सिंगल रोड है, ऐसे में कई बार देखा गया वहाँ पर इन रास्तों पर हादसे होते हैं, लेकिन ड्राइवर जो होते हैं वो खास ट्रेंड होते हैं इन रास्तों के लिए, लेकिन कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर आ रही हैं। जो राष्ट्रपति की तरफ से भी संवेदनाएं प्रकट की गई, उसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो है संवेदनाएं प्रकट की गई, जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनकी तरफ से संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। फिलहाल घायलों के इलाज जो है वो लगातार अभी जारी है। जी, संवेदनाएं तो बहुत प्रकट की गई हैं विकास, लेकिन समस्या ये है, सवाल ये है कि इस तरह के हादसे हो क्यों रहे हैं, इस तरह के हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग पाती है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं या इस तरह के हादसे ना हो उसको लेकर सरकार की अगर बात करूं तो उसके लिए कोई स्टेप उठाया गया या उठाया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रशासन की कोशिश रहती है कि ऐसे इलाकों में जो है गाड़ियों की फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जाता है, ड्राइवर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों में बस की सेवा जो है कहीं ना कहीं कम होती है क्योंकि दूर दराज के इलाके होते हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बस जो है वो ओवरलोडेड थी, उसमें कई लोग खड़े भी थे। ऐसे में बस में ज़रूरत से ज़्यादा लोग थे जिस कारण ये हादसा पेश आया। लेकिन लगातार इन एरियाज़ में जो है सर्विसेज जो है उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो इन बसों में खचाखच ना भरे जाएं। लगातार जो कुछ समय बाद इन एरियाज़ में जो है बसेस जो है वो लगातार चलती रहे क्योंकि दूर दराज इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है फिलहाल सड़कें ज़रूर बन गई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत देखा जाए ग्राम सड़क योजनाओं में सड़कें ज़रूर बनी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की समस्या फिलहाल जस की तस है। इसको लेके कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा ताकि ऐसे खतरे जो हैं या ऐसे हादसे जो दोबारा फ्यूचर में या आने वाले समय में ना हो पाए। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।